तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स की वर्क, पावर एंड एनर्जी से टॉप 50 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे, जिसकी ये पार्ट 1 है। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन देखेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में 25 देखेंगे। तो हमारी 50 क्वेश्चन हो जाएगी वर्क, पावर और एनर्जी के ऊपर। तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है और सारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वर्क, पावर एंड एनर्जी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देखने वाले हो। ओके, इसकी पीडीएफ अगर जो चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे और जितने इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है पुराने में भी जितने दिए गए सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो उसे जैसे भी आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो देखिए, पहला सवाल है हमारे स्क्रीन पे, इन ऑर्डर टू डू वर्क एनर्जीज, अगर जो हमें काम करना है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर जो हमें काम करना है, अगर जो वर्क कहीं हो रही हो तो एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफर्ड होनी चाहिए या फिर कन्वर्टेड होना चाहिए। ट्रांसफर्ड होनी चाहिए फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, यानी कि वन बॉडी टू अदर, या फिर कन्वर्ट होनी चाहिए फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है, अ पेंडुलम बॉब स्टॉप्स मूविंग व्हेन ऑल इट्स ओरिजिनल गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, आपको सवाल में पूछा गया है। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा, ताकि आगे जाकर के कोई और क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर पाए। तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, देखिए सपोज कि एक स्टैंड है, ये स्टैंड है हमारे पास और ये इसकी सरफेस है। ये एक स्ट्रिंग लटकी हुई है और ये स्ट्रिंग से हमारी क्या लटकी हुई है, एक पेंडुलम की बॉब लटकी हुई है। ठीक है, और ये जो है, ये इसकी पोजीशन, इसको हम मान लेते हैं पी क्या होगा, इसकी मीन पोजीशन हो गई। अब देखिए, मान लीजिए कि इस पर कुछ ऐसा फोर्स लगा, ये थोड़ी आगे की तरफ बढ़ी, इसमें हमने थोड़ी सी वेलोसिटी दी, ये थोड़ी आगे बढ़ गई। अब ये कहाँ गई, अब ये आ गई यहाँ पे। तो देखिए, ये किस प्रकार से गई, कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ गई। अब देखिए, इस केस में क्या होगा, ये पॉइंट P है, इसे हम पॉइंट A मान लेते हैं और ये ऐसे जाती है। अब आपको पता है पेंडुलम ऊपर जाएगी, फिर इसकी मोशन के साथ ये फिर वापस इधर आएगी। तो हम इस डायरेक्शन में भी एक बना लेते हैं, ये हमने बॉब यहाँ पे लटका दिया। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये समझना है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P है और ये इसको हम मान लेते हैं पॉइंट C। अब देखिए, ये जो यहाँ से इधर घूमा, ये जो इधर से गया, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर्टेन हाइट पे गया। ठीक है, तो इस हाइट को हम क्या मानेंगे, इस हाइट को हम मान लेंगे h। अब देखिए, आपको एक चीज पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोजीशन चेंज होने के कारण जो होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए, ये पेंडुलम बॉब यहाँ से वहाँ गई, तो इसमें क्या आ गया, हाइट आ गया। तो यहाँ पे इस केस में हम बात करें, अगर जो पॉइंट A की अगर जो हम बात करते हैं, तो इस पॉइंट में क्या होगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इस बॉब की कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। किस चीज़ में, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी टोटली पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे जाकर के स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी, कि मैक्सिमम हाइट पे जब चली जाएगी। तो इस केस की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे किसी प्रकार का वेलोसिटी नहीं बचा, तो इस प्रकार से हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बताएंगे 0 है। तो इस केस में एट पॉइंट A की और जो हम बात करें, तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 के बराबर होगा और पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो जाएगा। ये पॉइंट तो आपको क्लियर है। अब आइए हम समझ लेते हैं पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट P की हम समझ लेते हैं, 8 पॉइंट P। अब देखिए, जो बॉब इधर गया, अब ये यहाँ आएगा, जाहिर सी बात है कुछ वेलोसिटी के साथ ही आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉइंट P में काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि वेलोसिटी इसकी इस जगह पे तो मैक्सिमम होगी। क्योंकि यहाँ से जब फिर वो ऊपर जाने लगेगी तो इसको क्या होगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा, उसके कारण ये इससे थोड़ी सी एयर रेजिस्टेंस मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे हमारे पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा, मिनिमम होगा। सेम यही केस अगर जो ऊपर की तरफ हम जाएंगे, तो अगर जो हम पॉइंट C की बात करें, तो पॉइंट C में हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी और पोटेंशियल एनर्जी हमें मैक्सिमम मिलेगी और काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिलेगी, मिनिमम 0 के बराबर मिलेगी। इस साइड की केस और इस साइड की केस दोनों एक बराबर की होती है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पूछा जा रहा है, पेंडुलम बॉब स्टॉप्स मूविंग व्हेन ऑल इट्स ओरिजिनल गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि
क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टोटली यहाँ पे आ जाती है और ये स्टॉप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। यही तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जा करके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट हो गई, वेलोसिटी रुक गई, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो यही सवाल का इसका आंसर है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, इसलिए मैं आपको डिटेल में ये क्वेश्चन को समझाया हूँ। तो देखिए अगले सवाल को पूछा जा रहा है, फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है, तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो ऑप्शन सी को करेक्ट करिएगा। इसमें मास क्या होता है, एम मास होती है, जी ग्रेविटेशनल पुल होती है और एच यहाँ पे हाइट होती है। तो मैक्सिमम हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हो। देखिए अगले सवाल आपके स्क्रीन पे पूछा गया, पावर इज डिफाइंड। पावर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वेयर डब्ल्यू इज वर्क एंड टी इज टाइम, है कि नहीं। तो पी इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम हम बोल रहे हैं, वर्क बाई टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी वाट, ठीक है। इसकी यूनिट को हम वाट कहते हैं। तो ऐसा ही यूनिट आपने देखा कि वाट होगी। और यही इसके हम डायमेंशन की अगर जब हम बात करें तो डायमेंशन क्या होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। पी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, इसकी डायमेंशन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है, क्लियर है। और ये डायमेंशन क्या, पावर क्या आती है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है, पावर स्केलर क्वांटिटी है, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल को पूछा जा रहा है, द फार्मूला फॉर एफिशिएंसी। फॉर एफिशिएंसी की फार्मूला क्या होगी, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है यूजफुल आउटपुट एनर्जी बाय टोटल इनपुट एनर्जी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, यूजफुल एनर्जी आउटपुट बाय टोटल एनर्जी इनपुट इनटू 100, ओके। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, है कि नहीं। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी हो जाएगी हमारी जूल। और इसकी हम डायमेंशन की जो बात करेंगे तो देखिए दोनों एनर्जी अपॉन एनर्जी है, तो इसकी डायमेंशन 1 हो जाएगी, यानी कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं। तो एफिशिएंसी की हम बात करें यूनिट, तो यूनिट इसकी जूल होगी, क्योंकि एनर्जी की बात की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, फूड वी ईट कंटेंट। जो खाना हम खाते हैं वो आखिर क्या होती है, तो देखिए जो खाना हम खाते हैं वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि केमिकल हमारे बॉडी में जो केमिकल होते हैं, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो बॉन्ड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। किस फॉर्म में होती है, बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉन्ड के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती है, और यही बॉन्ड आगे जाकर के टूट जाता है, यही बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रोक हो जाती है, और ब्रोक करके सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं, और इसी को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करके हमें एनर्जी देती है कि नहीं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ओके, क्लियर है। तो ये बात है, यहाँ पे फूड जो हम खाते हैं वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो देखिए सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज। तो देखिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक फोर्स है, ठीक है, इनटू डिस्टेंस, और ये किसी डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, वर्क डन की फार्मूला होती है, वर्क डन की फार्मूला होती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा लिखते हैं। तो ये कॉस थीटा लिख रहे हैं, एंगल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन मैक्सिमम कब होगी, ये सारी एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ। वर्क डन हमारी मैक्सिमम क्या होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वर्क डन बराबर हो जाएगी एफ डी कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये एफ डी हो गई, यानी कि ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गई। और यही हम बात करें वर्क डन हमारी मिनिमम कब होगी, वर्क डन मिनिमम होगी एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कॉस 90 डिग्री क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन हमारा बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो वर्क डन बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम ये बता सकते हैं कि वर्क डन जो हमारी होगी वो मैक्सिमम होगी 0 डिग्री पे और मिनिमम होगी 90 डिग्री पे, है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, इसके आंसर आप वर्क डन कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए पेंडुलम के ऊपर फिर से ये है, तो इसे आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे मुझे उम्मीद है। पूछा जा रहा है आपको, पेंडुलम बॉब कैनॉट अटेन इट्स इनिशियल हाइट बिकॉज। देखिए पेंडुलम की जो बॉब होती है, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, फिर यहाँ पे गई,
फिर यहाँ पे गई, तो धीरे धीरे इसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी। ये जो हम एच मैक्सिमम हाइट जो ले रहे हैं धीरे धीरे ये कम होगी, क्योंकि इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है ना, तो ये धीरे धीरे कम हो गया। आखिर ये ऐसा क्यों होता है, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए, इट कंटिन्यूज टू लूज एनर्जी इन थर्मल फॉर्म, ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी एनर्जी ये थर्मल फॉर्म में लूज करने लग जाती है, इसलिए पेंडुलम बॉब अपनी पुरानी हाइट पे नहीं जा पाती है, धीरे धीरे घटते जाती है। और एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा एयर रेजिस्टेंस सारे चीज़ को लेकर के कि ये पेंडुलम बॉब स्टॉप हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आपको, विंड एंड वेव्स आर यूज्ड बाय टरबाइन्स टू कन्वर्ट। जो हमारे विंड और वेव्स जो होते हैं वो टरबाइन में किस तरह से यूज करते हैं। टरबाइन आप समझ रहे होंगे, जो हमारी विंड मिल जैसी जो प्रोजेक्ट जो होती है, ठीक है, इसमें टरबाइन लगे हुए रहते हैं, है कि नहीं। तो ये टरबाइन क्या करती है, टरबाइन घूमती है। तो ये टरबाइन घूमती है, इसके कारण क्या होती है, इसमें क्या लगा होता है, इसमें डायनामो लगा होता है। डायनामो का क्या होता है, ये एसी जनरेटर की तरह काम करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो ये जो विंड और जो ये इसकी वेब हो गई, ये किस प्रकार से काम करती है, तो ये क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है कि नहीं। हम विंड और वेब की बात कर रहे हैं। अगर जो यही आपको पूछा जाता है डायनामो की फंक्शन, तो डायनामो की फंक्शन होती है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है विंड और वेव किस तरह से आपस में रिलेटेड है, ये टरबाइन से। तो टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी के कारण विंड जो होती है, विंड हमारी काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या करती थी, हवा हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें दे देती। तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट करेंगे। अब देखिए, बहुत ही अच्छी सी सवाल है, हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ से सवाल है, और इस तरह के सवाल आप बहुत सारे चीज़ में रिलेट करके देख सकते हैं। आंसर आपको यही मिलेगा। पूछा जा रहा है आपको, नॉकिंग अ नेल इनटू ए वुडन ब्लॉक। अगर जो आप हैमर लेते हैं, ठीक है, अगर जो आप हैमर लेते हैं, ठीक है, और जब हैमर लेते हैं, हैमर से अगर जो आप किसी आयरन नेल को ठोकते हैं, ठीक है, किसी आयरन नेल को जब आप ठोकते हैं, तो केमिकल एनर्जी किस प्रकार से यहाँ पे चेंजेस होगी, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। केमिकल एनर्जी किस प्रकार से यहाँ पे चेंज होगी, तो देखिए, केमिकल एनर्जी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चेंज होगी कि सबसे पहले बात है केमिकल एनर्जी। अगर जो आपकी बॉडी के अंदर हम एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, खाना खाते हैं, केमिकल एनर्जी मिलती है, तो हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों, क्योंकि देखिए, हैमर को आप मारने से पहले पीछे की तरफ खींचते हैं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पे चली जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे चली जाएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाइट हो जाएगी। क्योंकि इस हैमर को जो आप मानेंगे कुछ इस प्रकार से मानिए कि ये आपकी हाथ है, ठीक है, इसको आप पकड़े हुए, जब इसको आप पीछे की तरफ लेंगे तो ये तो मैक्सिमम हाइट पे आ गया ना, एक तरह से पेंडुलम की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर बात यह है कि इसमें आप अपने भी फोर्स लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर अपना फोर्स जो लगा रहे हैं, केमिकल एनर्जी अपना ताकत लगा रहे हैं, और केमिकल एनर्जी और अपना ताकत लगा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, वो मैक्सिमम हाइट पे ले गए, फिर मारे जोर से, तो जो आप मार रहे हैं वो क्या हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, क्योंकि इसमें आप अपनी वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है। और नेल पे ये टकराते साउंड एनर्जी टक से आवाज़ देगी, और आपको हीट एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे चिंगारी भी निकल जाती है। तो ऑप्शन ए आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगर जो उस नेल को आप छुएंगे तो आपको बहुत गर्म भी महसूस होगी। अगर जो आप ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो देख लीजिए, अगर जो नहीं किए हैं तो करके देखिए, छोटी सी बात है। हम बचपन में बहुत क्या करते थे, ये सारी चीज़ अपने हाथ उंगली कुचल लिए करते थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल पूछा जा रहा है आपको, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है, उसे 2h हाइट के ऊपर फेंक दिया जा रहा है, यानी कि राइज यानी कि ऊपर उठा दिया जा रहा है, तो अबव द ग्राउंड लेवल पोजेस ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो। अगर जो कोई ऑब्जेक्ट है उसे उसकी मास m, उसको अगर जो 2h के बराबर उसे फेंक दिया जाता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, mgh। तो मास क्या है, मास तो वही है, तो मास वही है कि g वही है, h की जगह पे हमें 2h ले लेना है, तो यानी कि क्या हो गया 2mgh। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे करेंगे। कितनी सिंपल सी न्यूमेरिकल आपको पूछी जाती है। इससे टफ भी न्यूमेरिकल आपको पूछी जाएगी तो भी आप चुटकी में बना लेंगे, क्योंकि बस आपको वैल्यू पुट करनी रहेगी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। तो अगला सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, अ लाइट एंड ए हैवी बॉडी हैव ए इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज़ द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम तो सेम है, ठीक है, सेम मोमेंटम, जब मोमेंटम सेम है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी बॉडी की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी से आप क्या समझते हैं, ये समझते हैं आप हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर पढ़ते हैं ना, तो मास की बात आ रही है। तो यहाँ पे बात की जा रही है एक लाइट बॉडी और एक हैवी बॉडी। तो सिंपल सी बात है, जो लाइट बॉडी होगी, ठीक है, फॉर लाइट बॉडी की हम जो बात कर लेते हैं, ठीक है, फॉर लाइट बॉडी, जो लाइट बॉडी की बात कर लेते थे, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, हाफ। अब देखिए,
लाइट बॉडी और हैवी बॉडी की बात हो रही है, तो लाइट बॉडी की मास को हम m मान लेते हैं और हैवी बॉडी की मास को हम कैपिटल M मान लेते हैं। तो इस केस में आप ये समझेंगे कि हैवियर बॉडी तो बड़ी होगी, तो सिंपल सी बात है मास इसकी ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल mv² लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, हाफ mv²। तो इस केस में आप क्या समझेंगे कि हैवी बॉडी की, ठीक है, हैवी बॉडी यानी कि मास इससे बड़ी होगी किससे, छोटी वाली से। सिंपल सी बात है यार बहुत। और काइनेटिक एनर्जी की भी बात वही होगी, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी आपको सवाल पूछी जा रही है, तो सिंपल सी बात है जिस बॉडी की मास ज़्यादा होगी उसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ से आप समझ जाएंगे, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। चलिए क्लियर है, हाफ mv² समझ गए, जो कि इस प्रकार से होगी, ये बड़ी होगी यानी कि कैपिटल M बड़ी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आइए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा जा रहा है, कार स्टॉप स्क्रैचिंग टू अवॉइड क्रैश विथ ए वैन, चेंजेस इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। एक कार है जो कि किसी वैन से स्क्रैच करने ही वाली थी, स्क्रैच कर देती है और क्रैश होने से बच जाती है। तो इस फेनोमेनन में, इस प्रोसेस में किस प्रकार से एनर्जी काम कर रहा है, ये आपको इस सवाल में पूछी जा रही है। तो देखिए कार, तो सबसे पहली बात कार में काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी से ये कार तेजी से जा रही है। अब बात है कि स्क्रैच कर रही है, तो स्क्रैच करने पे क्या आएगा, साउंड तो आएगा ही, सिंपल सी बात है, साउंड तो आएगी। और साथ ही साथ किस तरह की एनर्जी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वो ब्रेक मारेगा, ठीक है, वो ब्रेक मारेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो धीरे धीरे कम ही होगी। और साथ ही साथ जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो स्क्रैच करने के साथ साथ साउंड तो आएगी, साथ ही साथ हीट भी आएगी। और दूसरी हीट उसकी व्हील से आएगी, क्योंकि वो रोड पे ब्रेक लगा रहा है, ठीक है, ब्रेक लगा रहे हैं तो सिंपल सी बात है फ्रिक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो घर्षण होने पे हीट एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे हम थर्मल एनर्जी भी लिख लेते हैं, थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड थर्मल एनर्जी, तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर है, तो अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि कार मूव कर रही है उसमें बस काइनेटिक एनर्जी होगी, है कि नहीं। चलिए अब देखिए एक सवाल आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 पे, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेसेस। अगर जो एक स्प्रिंग को आप देखिए कि स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से होती है, इसको जब कंप्रेस कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार के साइज में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इसे कंप्रेस किया जाता है तो इसकी एनर्जी को क्या कर लिया जाता है, कंजर्व कर लिया जाता है, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्योंकि जब इस पोजीशन को हम वापस छोड़ेंगे तो ये फिर से वापस एनर्जी चला जाएगा, तो जो एनर्जी को हम कंजर्व कर लेते हैं उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। कि रबर होती है, ठीक है, रबर, इलास्टिक, ये सारी चीज़ें आपको यही देखने को मिलती है। अगर जैसे आप दबाते हो तो उसमें एनर्जी कंजर्व होकर छोड़ोगे तो ये एनर्जी फिर रिलीज हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है, और इस तरह के पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। तो देखिए एक सवाल आपको पूछा जा रहा है, इफ़ ए बल्ब यूजेस एनर्जी ऑफ 100 जूल एंड रिमेन्स फॉर 25 सेकेंड, तो पावर कंज्यूम बाय ए बल्ब विल बी। तो पावर से आप क्या समझते हैं, न्यूमेरिकल है, पावर इज इक्वल टू W/T। W क्या है, वर्क है, कितनी वर्क की, 100 जूल की। वर्क क्या है, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100 जूल लिख लेते हैं, 100 जूल डिवाइडेड अपॉन टाइम, टाइम कितनी है 25 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करनी है, जैसे यहाँ पे 4 जूल आंसर हो जाएगी। 4 जूल बाई सेकेंड, जूल बाई सेकेंड हमें क्या देती है, 4 वाट, ठीक है, 4 वाट। तो आंसर आपकी क्या हो जाएगी, 4 वाट। तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। फॉर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, इफ मास ऑफ ए इज सेम एज द मास ऑफ बी। दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, ए की मास बी से बराबर है एंड स्पीड ऑफ ए इज ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ बी। इस सेंटेंस को आप समझिएगा, स्पीड ऑफ ए इज ट्वाइस मच एज दैट ऑफ बी, यानी कि स्पीड ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस एज मच एज वेलोसिटी ऑफ बी, यही ना कहा जा रहा है, क्लियर है। तो ये वेलोसिटी की बात हो गई। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पूछी जा रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, यानी कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी के बीच में आपको यहाँ पे क्या करनी है, रिलेशन निकाल करके देनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, बस कुछ मत करिए, दोनों साइड की काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए। तो हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ऐसे लेके चलेंगे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझते हैं फार्मूला क्या होती है, हाफ mv² बराबर हाफ mv², यही ना होती है। अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हाफ mv² इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी ऑफ बी हम जानते हैं ये 2 गुनी है, तो मास इंटू 2v² हम कर देंगे, है कि नहीं।
तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, हम 4 को बाहर कर लेते हैं डायरेक्ट, हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर है, 2 2 जा 4 वी स्क्वायर, 4 को हम बाहर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए कौन सी ऑप्शन को ये सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन डी को। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आएगा, किसी तरह का डाउट नहीं होगी। बस आपको यहाँ पे लाइन थोड़ी सी समझनी होती है कि स्पीड ऑफ ए इज ट्वाइस इज दैट ऑफ बी, यानी कि स्पीड ऑफ बी क्या है, दोगुनी है। तो यहाँ पे हमने जस्ट यही चीज़ कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, व्हेन स्प्रिंग और रबर बैंड इज रिलीज इट कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू, ये हमारे स्प्रिंग हो गई, इसको हम अभी अभी बताया था, इसको हम कंप्रेस कर देंगे तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी, लेकिन जब इसको छोड़ेंगे तो एक वेलोसिटी के साथ बाहर जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर से ये जाएगी। तो हाफ एम बी स्क्वायर क्या होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जस्ट ऑप्शन डी को आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इट पोजेसेस। अब देखिए आपको पूछा जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट में हम ऊपर कर देते हैं तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम सर्टेन हाइट में फेंक देते हैं, सर्टेन हाइट पे उठा देते हैं, तो हमें क्या देखिए यहाँ पे हमें हाइट की बात हो रही है, यानी कि हाइट। तो हाइट हमारी कौन सी फॉर्मूला में आती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, है कि नहीं। तो ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला हो गई, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। अब देखिए पूछा जा रहा है वर्क डन किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। तो अब फार्मूला से आप समझिए, वर्क डन इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एफ इंटू डी कॉस थीटा लिखते हैं, है कि नहीं। तो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, देखिए नॉट डिपेंड ऑन, इस पर तो डिपेंड कर रही है, अप्लाइड पे फोर्स पे भी डिपेंड कर रही है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यही तो हमारे थीटा है ना, इस पर ही डिपेंड कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे करती है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे हम करेक्ट कर लेंगे, क्लियर है। इसलिए इस तरह के सवाल को बस आप फार्मूला से आसानी से क्लियर कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको फार्मूला जो बता रहा हूँ कॉस थीटा एंगल के फॉर्म में बता रहा हूँ, क्लियर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए अगर जो आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और कमेंट करने से भी हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो अगला सवाल पे आपको पूछा जा रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। कहा जा रहा है कि अगर जो उसकी स्पीड v थी और उसको अब 2v कर दिया गया है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए हम देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं इसकी और काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं इसकी। इसकी जब निकालेंगे तो हमारी हाफ एम बी स्क्वायर ही रह जाएगी, और इसकी हम निकालेंगे तो क्या रहेगी, हाफ एम 2v की स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम 4v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 4 को बाहर लेते हैं और ये काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो आंसर पे आप क्या करेंगे, क्वाड्रप्लेड, ठीक है, क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं होगा आपको। इसी प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कहा, क्या स्पीड डबल बताई जा रही है, ठीक है, स्पीड को आप डबल करिए या फिर हाफ करिए, बस फार्मूला पे पुट करिए इस वेलोसिटी पे, उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी तरह का डाउट नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे 4 गुना हमें देखने को मिल गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है द टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन। हमने अभी अभी पढ़ा था कि मीन पोजीशन को हमने P माना था। यहाँ पे हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी हमारे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ पे हमें दोनों देखने को मिलती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को करेक्ट करेंगे। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, पावर इज ए मेजर ऑफ। पावर किस चीज़ के मेजर होती है, हम वर्क बाय टाइम पढ़ते हैं ना, लेकिन देखिए वर्क बाय टाइम तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज पावर, ठीक है। पावर क्या है, पावर इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अब देखिए सवाल आपको यहाँ पे पूछी जा रही है, बहुत ही सिंपल सी सवाल है, इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी इज। तो देखिए अगर जो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की सम क्या होगी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं।
तो ये हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट आप सबकी अलग अलग निकालेंगे प्रूव करने के लिए, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, सेम मिलेगी। ठीक है, सेम मिलेगी। और यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं। तो हम आंसर को क्या करेंगे, रिमेंस द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की कांस्टेंट ही मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क, अगर जो वर्क नेगेटिव होगी तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यानी कि वर्क डन क्या होती है हमारी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा थी। तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी वर्क डन हमारे यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था थीटा की वैल्यू जीरो रखने पे हमें मैक्सिमम मिलती थी, और थीटा की वैल्यू अगर जो हम 90 डिग्री रखते थे तो हमें ज़ीरो मिल जाती थी। यानी कि वर्क डन, देखिए ये हम वर्क डन रखते हैं, ये हम थीटा रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर जो यही हम थीटा की वैल्यू 180 डाल देंगे ना, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री क्या होती है, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। क्योंकि कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री हमारी -1 होता है कि नहीं, -1 होती है। क्लियर है, तो हम यहाँ पे 180 डिग्री को करेक्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो इस पार्ट में बस इतना है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी की और 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर बताइएगा। ठीक है, और जितना जल्दी आप रिस्पॉन्स देते हैं, जितना जल्दी हमें लाइक्स मिलेगी, उतनी जल्दी आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगी। क्लियर है, तो सेकंड पार्ट के लिए जरूर कमेंट करिएगा आप। ठीक है, आपको कमेंट करना है सेकंड पार्ट, और जो मैंने सवाल भी पूछा वो सारी चीज़ की भी आंसर आपको देनी है। क्लियर है, चलिए मिलता है अगले वीडियो में। हमारे साथ बदलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।